तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं रेनकाइन साइकिल और उसमें हम पढ़ रहे हैं रीजनरेशन। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली पढ़ा था आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। अब तक हम रीजनरेशन का बेसिक पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने पढ़ा क्या है कि रेनकाइन साइकिल के अंदर हमने जो मेन चीज अब तक पढ़ी है वो ये कि एफिशिएंसी ऑफ रेनकाइन साइकिल इट टोटली डिपेंड्स only and only on one parameter, and that is mean temperature of heat addition. अगर mean temperature of heat addition की वैल्यू ज्यादा होगी एफिशिएंसी ज्यादा है, अगर एफिशिएंसी कम होगी तो एफिशिएंसी कम है। तो हमने mean temperature को बढ़ाने के लिए कई तरीके मतलब इजाद किया। हमने सुपर हीट किया, हमने प्रेशर बढ़ाया, हमने रीहीट भी करने की कोशिश करी, और फिर दिमाग में एक चीज आई कि मतलब मीन हमें एवरेज वैल्यू बढ़ानी है तो क्यों ना छोटे नंबर्स को हटा दिया जाए, उससे भी तो एवरेज वैल्यू बढ़ती है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, हमने ये सोचा कि वो हीट जो हम कम टेम्परेचर्स पे दे रहे हैं उसकी वैल्यू हम डिक्रीज कर, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमने क्या किया, बेसिकली पंप से जो वाटर निकलता था वो जाता था बॉयलर में, पहले इकोनोमाइजर में जाता था, मतलब बॉयलर का फर्स्ट पार्ट था वो, हमने इकोनोमाइजर वाला हिस्सा ही रिमूव कर दिया। एंड व्हाट वी डिड वाज कि अब पंप से जो पानी निकल रहा है वो सीधा का सीधा सैचुरेटेड लिक्विड के रूप में, सैचुरेटेड स्टेट में जा रहा है। तो लो टेम्परेचर पे जो हम हीट देते थे इकोनोमाइजर के अंदर, हमने उसे पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई। और सच्चाई बताऊं, हमारी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एफिशिएंसी ऑफ आवर आइडियल रीजनरेटिव रेनकाइन साइकिल बराबर हो गई कार्नोट साइकिल के। तो उससे ज्यादा एफिशिएंसी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो मैक्सिमम जहां तक हम पहुंच सकते हैं हम पहुंच गए। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि आप इकोनोमाइजर को हटा रहे हो पर पंप से जो लिक्विड निकल रहा है उसे सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करोगे, वो गर्मी कहां से लेके आओगे। तो हमने क्या करा, हमने वो पंप से निकलने वाली जो पाइप थी हमने उसे टरबाइन के चारों तरफ लपेट दिया। तो टरबाइन से निकलने वाली जो गर्मी है उससे हम पानी को गर्म कर रहे थे और सैचुरेट कर रहे थे। तो ये तरीका मतलब आइडियली थ्योरेटिकली मतलब इसने हमें बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं थ्योरेटिकली। पर वही चीज है राजे, मतलब ये थ्योरेटिकल चीजें जब आप प्रैक्टिकली हमने इसे करने की कोशिश करी तो हमें दो दिक्कतें मेन सामने। पहला कि एक टरबाइन जिसके अंदर मतलब आपने हीट एक्सचेंजर जोड़ रखा है, टरबाइन को पंप पाइप से लपेटना और टरबाइन से गर्मी निकालना प्रैक्टिकली मतलब इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। और दूसरा जो हीट ट्रांसफर जो हमने अज्यूम किए थे अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में वो रिवर्सिबल भी नहीं थे, ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि जो टरबाइन से एग्जॉस्ट निकल रहा था दैट वाज रियली वेरी वेट, उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से हमारी टरबाइन की लाइफ हमें काफी कम मिल रही थी। तो राजी इंप्रूवमेंट्स इसी तरह से होती है, आप कुछ इंप्रूव करते हो, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत आती है, फिर आप कोई और सॉल्यूशन ढूंढते हो, और यहां पर भी हमने मतलब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लिया। एंड इट इज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इनोवेटिव आइडिया। एंड द बेस्ट थिंग इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस लेक्चर को देख लोगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा रीजनरेशन एक्चुअल में प्रैक्टिकली काम करता कैसे। पर इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाऊं, मैं आपसे मतलब एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक नहीं एक्चुअल में दो छोटी सी पर्सनल रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा। पहली रिक्वेस्ट ये है राजी कि मतलब कुछ भी हो जाए राजी, आप इन वीडियोस को डाउनलोड मत करना, आईडी पासवर्ड शेयर मत करना, क्योंकि पायरेसी से आपके ट्यूटर को बहुत ज्यादा लॉस होता है। मतलब पहली मैंने फी बिल्कुल अफोर्डेबल रखी है, इंडिया का हर स्टूडेंट हमारे कोर्सेज बड़ी आसानी से अफोर्ड कर सकता है, बहुत आसानी से, हर स्टूडेंट, कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस चाहिए, आपके फ्रेंड को वीडियोस चाहिए, तो प्लीज आप उन्हें रिकमेंड कीजिए कि वो लोग ज्वाइन कर ले, पायरेसी ना करें, ठीक है। और दूसरा जी मतलब द थिंग इज, इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको इतने कम प्राइसेस पे किस तरह से प्रोवाइड करवा पा रहा हूं, मतलब उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि हमारी कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, हमारे कोई एडवर्टाइजिंग के बजट्स नहीं है। मतलब मुझे जो जिंदा रहने के लिए जो खर्चे चाहिए, प्लस जो मतलब होस्टिंग वगैरह वीडियोस को प्ले करवाने के लिए जो खर्चा चाहिए, उसको जोड़ के मतलब हमने कैलकुलेट करके जो फीस बनती है वो हम आपसे ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारी कोई एडवर्टाइजिंग टीम नहीं है, कोई एडवर्टाइजिंग का बजट नहीं है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं,
कि हाँ ये वीडियोस बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को हमारे लेक्चर्स, वीडियोस, कोर्सेज जरूर रिकमेंड कीजिएगा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग जगह पे फोरम्स होते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हाँ अच्छी क्लासेस कौन सी हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ यार मतलब बिल्कुल पैसा वसूल हो गया, आपको क्वालिटी नॉलेज मिल गई है, तो प्लीज आप वहां पर मेरे लिए 2 मिनट निकाल के हमारे कोर्सेज को जरूर रिकमेंड कीजिएगा। ये काम आपको मेरे लिए पर्सनली करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये द थिंग इज कि हमने रीजनरेशन प्रैक्टिकली करी कैसे, इट वाज रियली वेरी सिंपल एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। हमने एक्चुअल में क्या किया है यहां पर, द फर्स्ट थिंग इज आइडियल रीजनरेटिव साइकिल के अंदर जो वाटर बॉयलर में एंटर करता है, इवेपोरेटर में एंटर करता है, दैट इज सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। पर यहां पर वो सैचुरेटेड लिक्विड नहीं होता, यहां पर वो बेसिकली मतलब एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज टी, दिस इज एस, ये वेपर डोम था, तो यहां पर ये कंडेंसर की लाइन आ रही थी, ये आगे पंप की लाइन, एंड उसके बाद ये आगे हमारा बॉयलर, ठीक है। सो इट वाज 0.3, ये था 4s और ये था 5। तो जो आइडियल रीजनरेटिव साइकिल है उसके अंदर वाटर बॉयलर में या फिर इवेपोरेटर में 0.5 पर एंटर कर रहा था, पर जो प्रैक्टिकल रीजनरेटिव साइकिल है उसके अंदर वाटर जो है वो कहीं 4 और 5 इनके बीच में कहीं एंटर करता है इवेपोरेटर के अंदर। ये चीज समझ आ रही? तो ये छोटा सा डिफरेंस है, पर कोई मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही। द थिंग इज कि हम इसे हीट कर कैसे रहे हैं, और ये बड़ी जबरदस्त चीज है, हम इसे हीट कैसे कर रहे हैं। एक्चुअल में जो टरबाइन होती है, टरबाइन, ठीक है, जो टरबाइन है, ये टरबाइन, ठीक है, ये टरबाइन है, इसके अंदर हाई प्रेशर पे एट P1 हाई प्रेशर पे सैचुरेटेड स्टीम, हाई प्रेशर पे सैचुरेटेड स्टीम, T सैचुरेशन से आपको ये पता लगेगा कि मतलब जो स्टीम है वो सुपर हीटेड नहीं, वो सैचुरेटेड वेपर है, ठीक है। तो P1 हाई प्रेशर है, सैचुरेटेड स्टीम है। सपोज कीजिए 1 किलोग्राम स्टीम को मैं एनालाइज कर रहा हूं, हमेशा ही सर आप 1 किलोग्राम को करते हैं, इसमें नया क्या है, ठीक है। तो वो स्टीम जब टरबाइन के अंदर जाती है एक्सपैंड होने के लिए फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जब वो जाती है, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस इज क्या, हम इसे लो प्रेशर P2 तक एक्सपैंड कराते हैं, P2, ठीक है, और हम इसमें से थोड़ी सी स्टीम टरबाइन के अंदर से थोड़ी सी स्टीम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने P2 प्रेशर तक इसे एक्सपैंड कराया और थोड़ी सी स्टीम, कितनी स्टीम, M1 किलोग्राम्स, अंदर कितने गए थे 1 किलोग्राम, बाहर कितना निकाल लिया M1 किलोग्राम, तो बचा कितना, इट वाज 1 माइनस M1, पहले कितना आया था, इट वाज 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम गया था स्टेट 1 से स्टेट 2 तक, ठीक है, आपने स्टेट 2 पे M1 किलोग्राम्स बाहर निकाल लिया, बचा कितना 1 माइनस M1। फिर आप इस बची हुई 1 माइनस M1 किलोग्राम स्टीम को टरबाइन में एक्सपैंड कराते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप इसमें से M2 किलोग्राम, कितनी M2 किलोग्राम स्टीम बाहर निकाल लेते हो, एंड हियर द प्रेशर इज P3। ये पॉइंट क्या है, दिस इज अवर पॉइंट 3, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट 3, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर जो बची हुई स्टीम है, हाँ जी, पहले तो आप मुझे बताओ कितनी स्टीम बची है, इट इज 1 माइनस M1 माइनस M2, 1 माइनस M1 माइनस M2, इतनी स्टीम बची है। आप उससे लो प्रेशर जो ये लास्ट आपका प्रेशर है, लास्ट, एंड दैट इज P4, लो प्रेशर, लोएस्ट प्रेशर कितना है हमारा, P4 तक हम एक्सपैंड कराते हैं। ये चीज समझ आई, ठीक है। अगर आपको ना समझ आ रहा हो बीच बीच में हम कैसे इसको बाहर ब्लीड करा रहे हैं, हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, स्टीम को, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा, आप इसे एक टरबाइन मत देखिए, ठीक है, आप इसे देखिए कि सपोज कीजिए आपने 3 टरबाइंस आपने लगा रखी है, ठीक है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है, जस्ट टेक इट एज कि आपने 3 टरबाइंस आपने लगा रखी है, 3, ठीक है। बेसिकली क्या चीज है, आप इसे इस तरह से देखिए कि तीन छोटी छोटी टरबाइंस आपने लगा रखी है यहां पे, ठीक है, दिस इज सेकंड टरबाइन, ठीक है, एंड दिस इज थर्ड टरबाइन। ये आप इस तरह से देखिए, पहली टरबाइन के अंदर स्टेट 1 पे एंटर करता है और फिर स्टेट 2 पे निकलता है, ठीक है। अब स्टेट चेंज नहीं हो रही,
स्टेट चेंज नहीं हो रही। द थिंग इज कि हम इसमें से m1 किलोग्राम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब जो बची हुई स्टीम है, कितनी बची है, 1 माइनस m1, आप उसे कितने स्टेट 2 पर आप उसे सेकेंड टरबाइन के अंदर एंटर कराते हो, ठीक है। और ये सेकेंड टरबाइन से निकलती है स्टेट 3 पर, दिस इज स्टेट 3, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें से आप m2 किलोग्राम स्टीम आप बाहर निकाल लेते हो। तो कितनी बची आपके पास, कितनी बची, 1 माइनस m1 माइनस m2, इतनी बची, ठीक है। किस स्टेट पर है, स्टेट 3 पर है ये। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्टेट इज बेसिकली कंडीशन ये प्रॉपर्टी से पता चलती है कि कितना प्रेशर है P3, कितना टेम्परेचर है T3, एंथैल्पी कितनी है H3। स्टेट चेंज नहीं कर रहे हम, स्टीम, थोड़ी सी स्टीम जो है उसे बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने m2 बाहर निकाल लिया, जो बचा हुआ 1 माइनस m1 माइनस m2 जो बचा हुआ है, ठीक है, आप उसे एक्सपैंड करा रहे हो, ठीक है, लाइक दिस, आप इसे पूरा एक्सपैंड करा लेते हो, ठीक है, लोएस्ट प्रेशर स्टेट 4 तक, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो स्टीम आप बीच बीच में निकाल रहे हो, इस स्टीम का प्रयोग करते हो आप यहां पर, इस जो ये पंप से जो वाटर निकल रहा है, पंप से वाटर जो निकल रहा है बाहर स्टेट 4 पर, ठीक है। अब सर्दियों में नहाते हैं हम सारे, सर एक बात तो पता लग गई आपको, इस सर्दियों में नहाने वाला एग्जांपल बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप हर जगह इसे घुसा देते हो, ठीक है। तो हम सर्दियों में नहाते कैसे, मतलब ठंडा पानी लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला लिया, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, पानी को गर्म ही तो करना है, पानी को गर्म ही तो करना है ना। तो वही वाला नहाने वाला कंसेप्ट लगाते हैं, फर्क सिर्फ इतने, यहाँ थोड़ा लेवल बढ़ गया है। इस बार हम पानी के अंदर स्टीम को मिला रहे हैं, समझ आ रही है चीज। तो आप पंप से जो पानी निकल रहा है, आप उसे उसके अंदर स्टीम मिलाते हो, पहली बार उसमें स्टीम मिलाते हो, ठीक है। फिर जो गर्म पानी होता है वो दूसरे पंप में जाता है, ठीक है। फिर आप दूसरी स्टीम मिलाते हो और स्टीम मिलाते हो, ठीक है, फिर वो और गर्म हो जाता है, फिर आप उसे और पंप करते हो, फिर आप उसमें तीसरी स्टीम मिलाते हो। इस तरह से आप पानी के अंदर जो टरबाइन से हम स्टीम को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, वो पानी के अंदर हम स्टीम को मिला के हम पानी को गर्म करते हैं, समझ आ रहा है। गर्म करके फिर हम उसे अपना बॉयलर के अंदर भेज देते हैं, समझ आ रहा है, यहां तक क्लियर हुई है ये चीज कि किस तरह से काम कर रहा है। अब एक्चुअल में आपको ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया ये, क्योंकि इस तरह से मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। तो यहां पर आपको समझ आ रहा है कि दिस इज टरबाइन नंबर 1, दिस इज टरबाइन नंबर 2, दिस इज टरबाइन नंबर 3, ठीक है। अंदर जा रहा है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम स्टीम अंदर गई, ठीक है। यहां से टरबाइन से बाहर कितनी निकलेगी, 1 किलोग्राम, उसमें से m1 मैंने निकाल लिया, m1 निकाल लिया, तो कितनी बची, 1 माइनस m1, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। यहां पर 1 किलोग्राम थी ना, 1 किलोग्राम, उसमें से m1 निकाल लिया, 1 माइनस m1 किलोग्राम बचा। उस 1 माइनस m1 किलोग्राम को दूसरी टरबाइन के अंदर भेजा, फिर वहां पे वो एक्सपैंड कराया, ठीक है। अब टरबाइन से बाहर कितना निकलेगा, 1 माइनस m1 किलोग्राम, उस 1 माइनस m1 में से हमने m2 और निकाल लिया, ठीक है, m2 बाहर निकाल लिया, तो यहां पे कितना बचेगा, 1 माइनस m1 माइनस m2, ये फिर आपने उसे तीसरी टरबाइन में सप्लाई किया और फिर वहां से वो पूरा बाहर निकल गया, ठीक है। आगे आपको पता है, आगे यहां से टरबाइन से निकलता है जो एग्जॉस्ट, हम उसे कंडेंसर में भेजते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसे पंप करते हैं, ठीक है। आगे का जो साइकिल है वो मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। ये चीज मैंने ड्रॉ कर रखी है, मेरे दिमाग में लालच आ रहा है, लगे हाथ आपको टरबाइन का वर्क भी बता दूं कि टरबाइन कितना वर्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इस तरह से मैं भी शायद चीजें आपको बुक में ना मिले, ठीक है, क्योंकि मेरा काम क्या है, आपको आसान से आसान वे में समझाना। वो एक ही डायग्राम के अंदर वो मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा, तो एक्चुअल डायग्राम ये वाला है, अभी ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां पे दिस इज स्टेट 1, दिस इज स्टेट 2, दिस इज स्टेट 3 एंड दिस इज स्टेट 4, ठीक है। पर यहां पे समझने में मुझे पता आपको दिक्कत आएगी, तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। लगे हाथ फायदा उठाते हैं सिचुएशन का, ठीक है, और हम पंप वर्क भी निकाल देते कि पंप वर्क कितना है। तो पंप वर्क की वैल्यू, मतलब मुझे पता है, अभी मैं लिख रहा हूं, इतने में क्लास का हर बच्चा ऑलरेडी अपने माइंड के अंदर या कॉपी पे पंप वर्क कैलकुलेट कर चुका है कि कितना आ रहा है, क्योंकि उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए सच्चाई बताऊं कुछ नहीं है, पंप वर्क नहीं, सॉरी, टरबाइन वर्क, टरबाइन वर्क कितना है। अब ये इसके अंदर 1 किलोग्राम स्टीम जा रही है, सो इट इज 1 into H1 minus H2,
ये पहली टरबाइन का वर्क है प्लस दूसरी टरबाइन का वर्क कितना है, क्वांटिटी कितनी है 1 माइनस m1, 1 माइनस m1, 1 माइनस m1, ठीक है। ये इतनी क्वांटिटी स्टीम दूसरी टरबाइन के अंदर जा रही है और एंथैल्पी चेंज कितना आएगा H2 माइनस H3, H2 माइनस H3, H2 माइनस H3। समझ आ रहा है यहां तक? प्लस अब तीसरी टरबाइन के अंदर कितनी स्टीम जा रही है 1 माइनस m1 माइनस m2, ठीक है। सो इट इज 1 माइनस m1 माइनस m2, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज टरबाइन के अंदर कितना आ रहा है स्टीम के अंदर, इट इज H3 माइनस H4। ये चीज समझ आ रहा है यहां तक? क्लियर हो रही है ये चीज, ठीक है। सो दिस इज द वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन। टरबाइन ये इतना वर्क प्रोड्यूस कर रही है, क्लियर हो रहा है? तो ये चीज से मतलब आप, मुझे मालूम है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो समझ आ गया। अब हम हीट, पानी को गर्म कैसे कर रहे हैं, हम स्टीम निकाल रहे हैं टरबाइन में से, बीच बीच में हमने सुराख मार रखे हैं, वहां से स्टीम जो है लीक आउट कर रही है, ठीक है। और उस स्टीम को हम सप्लाई कर रहे हैं, उस स्टीम की मदद से हम पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब मैं वो डायग्राम ड्रॉ करता हूं जो आपकी बुक के अंदर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, जो आपको इंटरव्यू में या एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर आपको ड्रॉ करना है अगर आपसे कहा जाए, ठीक है। तो ये ड्रॉ करते हैं, आइए डायग्राम यहां पे ही ड्रॉ कर देता हूं। सो द थिंग इज कि क्योंकि हमें काफी सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने, सो आई एम प्लानिंग कि किधर ड्रॉ करना चाहिए, इधर ही ड्रॉ करता हूं, इधर, ठीक है। सो दिस इज अवर बॉयलर, ठीक है, ये हमारा बॉयलर आ गया। बॉयलर से इट इज एट स्टेट 1, स्टेट 1 पे स्टीम बाहर निकल रही है, कितनी 1 किलोग्राम स्टीम को मैं एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है, एट हाई प्रेशर P1 एंड इट इज सैचुरेटेड वेपर, सुपर हीटेड नहीं है, ये सैचुरेटेड है, ठीक है। अब आपको पता है कि वहां से जब ये निकलेगी उसके बाद जाएगी ये टरबाइन के अंदर। सो दिस इज अवर टरबाइन, ये बेसिकली WT अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर बेसिकली होता क्या है, हम इसे एक्सपैंड कराते हैं, ठीक है, दिस इज स्टेट 1, उसके बाद हम इसे ब्लीड करा लेते हैं बाहर, ठीक है, कितनी क्वांटिटी m1 क्वांटिटी बाहर हम ब्लीड करा लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और एक्सपैंड कराते हैं, फिर हम m2 क्वांटिटी ब्लीड करा लेते हैं, थोड़ा सा और एक्सपैंड कराते हैं, फिर जो बची हुई है उसे बाहर हम निकाल लेते हैं, 1 माइनस m1 माइनस m2। ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहां पे स्टेट्स भी ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। दिस इज अवर स्टेट 2, दिस इज अवर स्टेट 3 एंड दिस इज अवर स्टेट 4। जैसे ये पॉइंट है इट रिप्रेजेंट्स 2, ये जो पॉइंट है इट रिप्रेजेंट्स 3 और ये लास्ट वाला इट रिप्रेजेंट्स 4, ये चीज, ठीक है। अब यहां से लास्ट में जो स्टीम निकल रही है, यू नो वो कहां जाएगी, वो जाएगी कंडेंसर के अंदर। तो यहां पर मैंने आगे कंडेंसर यहां ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये कूलिंग वाटर अंदर जा रहा है, कूलिंग वाटर बाहर निकल रहा है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। यहां उसके बाद कंडेंसर के बाद ये कहां जाता है, ये जाता है पंप के अंदर, दिस इज पंप। अब पंप के अंदर हम सभी जानते हैं कि WP अमाउंट ऑफ वर्क, ये पहला पंप है हमारा, सो WP1 पहला पंप है, ये WP1 अमाउंट ऑफ वर्क इसके अंदर जाएगा, फिर यहां से ये जो स्टीम है बाहर निकलेगी, सॉरी स्टीम नहीं, सैचुरेटेड लिक्विड। अब उसके बाद ये जाएगी फीड वाटर हीटर के अंदर, ठीक है। किसमें, फीड वाटर हीटर में। ये फीड वाटर हीटर है क्या मेरे भाई, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बक्सा है, दिस इज जस्ट अ बॉक्स, ठीक है, जिसमें एक साइड से हम लिक्विड वाटर सप्लाई कर रहे हैं, एक साइड से क्या आ रहा है वाटर, ठीक है, और दूसरी साइड से क्या आ रही है, स्टीम आ रही है, स्टीम, ठीक है। अब जब स्टीम पानी के अंदर मिलेगी तो क्या होगा, स्टीम कंडेंस हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, और जो ये वाटर जो इधर से आ रहा है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि स्टीम कितनी है और लिक्विड वाटर कितना है, ठीक है। तो हम वो कैलकुलेटेड अमाउंट होती है, कैलकुलेट करके देखेंगे हम अभी। सो व्हाट इज हैपनिंग, क्या, दिस इज अ फीड वाटर हीटर, इसे क्या बोलते हैं, फीड वाटर हीटर। एक तरफ से लिक्विड आ रहा है, वाटर आ रहा है, दूसरी तरफ से स्टीम आ रही है। तो ये जैसे ये पानी का भरा हुआ है, स्टीम जब आप इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, जब स्टीम आप लिक्विड वाटर में से पास करोगे तो स्टीम कंडेंस हो जाएगी, क्योंकि स्टीम की मात्रा रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू लिक्विड, और उसके पानी गर्म हो जाएगा। वो जो गर्म हो रहा है पानी वो हम नीचे से निकाल लेते हैं।
सो फ्रेंड्स दिस इज फीड वाटर हीटर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा पहला, ये हमारा हीटर आ गया, ठीक है। कुछ बुक्स में इसे पहला बोलते हैं, कुछ बुक्स में दूसरा हीटर है उसे पहला बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक फीड वाटर हीटर आ गया, इसके अंदर आपकी ये स्टीम जा रही है, कितनी क्वांटिटी है M2, स्टेट क्या है 3, यहां पे स्टेट्स दिस वाज 4, दिस इज 5, ठीक है, एंड दिस इज 6, ये आ गया स्टेट 6, ठीक है। अब ये स्टेट 6 पे अंदर जा रहा है, ये कितनी क्वांटिटी है, इट इज 1 माइनस M1 माइनस M2, ये इतनी क्वांटिटी, ठीक है, ये अंदर जा रहा है। अब यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा सैचुरेटेड लिक्विड, लिक्विड बाहर निकलेगा, ठीक है, गर्म होके बाहर निकलेगा, वो फिर से हम भेजेंगे पंप के अंदर, दिस इज अवर सेकंड पंप, ये दूसरा पंप है, इसके अंदर फिर से वर्क जाएगा WP2, वो WP1 था, ये WP2 है, फिर से इसमें से पानी को पंप करेंगे और प्रेशर पे, फिर ये भेजेंगे हम दूसरे हीटर के अंदर, जैसे हीटर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, हम इसे भेजेंगे दूसरे हीटर के अंदर, ठीक है। नाउ दिस इज अवर सेकंड फीड वाटर हीटर, ठीक है। अगेन कुछ बुक्स में इसे फीड वाटर हीटर 1 बोला है, इसे 2 बोला है, ठीक है। तो अब ये यहां से जो स्टीम आ रही है ये मैं इसमें भेज रहा हूं, तो ये आ रहा है M1, ठीक है, यहां पर भेज रहा हूं मैं ये, और ये कितनी क्वांटिटी थी, ये था M2, ये था 1 माइनस M1 माइनस M2, तो दोनों जब जुड़ेंगे, इधर से 10 ग्राम आ रहा है, इधर से 50 ग्राम आ रहा है, तो निकलेगा कितना, 60 ग्राम, 60 ग्राम्स, ठीक है। तो इन दोनों का सम हम कर देंगे, दिस इज स्टेट 6, ये निकलेगा 7 पे, यहां आएगा स्टेट 8 पे अंदर जाएगा, ठीक है, और ये निकलेगा स्टेट 9 पे, ठीक है। हम इसे दोबारा पंप करेंगे, कहां पंप करेंगे, बॉयलर पे एट स्टेट 10 पर। समझ आ रहा है यहां तक, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम ये इसके अंदर भी हमें वर्क देना पड़ेगा। तो यहां पर कितनी क्वांटिटी थी, 1 माइनस M1 किलोग्राम, ये देख रहे हो ना, और यहां से कितना आ रहा है M1 किलोग्राम, तो यहां से 1 माइनस M1, इसके अंदर आ रहा है M1, तो दोनों को जोड़ दो, कितना निकलेगा 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम लिक्विड निकलेगा, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड निकलेगा। हम उसे पंप करेंगे दोबारा हाई प्रेशर पे और सीधा भेजेंगे बॉयलर के अंदर। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है ये डायग्राम, इट्स रियली वेरी सिंपल। और ये अभी जब लेक्चर खत्म होगा उसके बाद आपको ये बिना देखे आपको ड्रॉ करना है, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम आपको समझ आना चाहिए। बॉयलर से 1 किलोग्राम निकल रहा है हाई प्रेशर पे, उसके बाद दिस इज अवर टरबाइन, टरबाइन वर्क कर रही है, टरबाइन वर्क बाहर निकल रहा है, प्रेशर नंबर 2 पे P1 से एक्सपैंड कराते हो P2 तक, M1 किलोग्राम बाहर निकाल लेते हो, P2 से P3 तक एक्सपैंड कराते हो, M2 किलोग्राम बाहर निकाल लेते हो, और P3 से ये P4 लोएस्ट प्रेशर तक एक्सपैंड कराते हो, और जो बची कुछ स्टीम है उसे आप बाहर निकाल लेते हो। ये चीज समझ आ रही है। फिर उसके बाद ये कूलिंग वाटर के अंदर हम इसे कंडेंस करेंगे, ठीक है, तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलेगी, हम इसे पंप करेंगे, ठीक है, पंप करने के बाद उसके बाद फिर अब ये जाएगा फीड वाटर हीटर, मे भी शायद नाग जी के बुक के अंदर दिस इज हीटर 1, ये हीटर 1 है, एंड दिस इज हीटर 2, ये हीटर 2 है, ठीक है। तो यहां से दोनों लिक्विड मिलेंगे और फिर उसके बाद वाटर बाहर निकलेगा, हम उसे दोबारा पंप करेंगे दूसरे हीटर के अंदर, यहां से भी स्टीम आ रही है, यहां से लिक्विड आ रहा है, फिर से पैदा होगा सैचुरेटेड लिक्विड, फिर उसके फिर से हम पंप करेंगे उसे बॉयलर के अंदर। ये चीज आपको समझ आ रही है यहां तक, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम, क्लियर है। अब क्या चीज है कि हम इसके अंदर बेटर इक्वेशंस लिख सकते हैं, पर पहले ऐसा करता हूं मैं TS और HS डायग्राम्स मैं ड्रॉ करवा देता हूं कि वो कैसे ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, लेट्स ड्रॉ TS एंड HS डायग्राम्स। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम TS डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, एंड द TS डायग्राम इट इज समथिंग लाइक दिस। यहां पर आ गया टेम्परेचर, ठीक है, यहां पर आ गया एंट्रोपी, एंड दिस इज अवर, ये आ गया हमारा वेपर डोम, ठीक है। अब ऐसा करता हूं, अब यहां पे मैं 4 प्रेशर्स पे काम कर रहा हूं, 4 प्रेशर्स मुझे एनकाउंटर हो रहे हैं, P1 P2 P3 एंड P4। तो लेट्स ड्रॉ 4 कांस्टेंट प्रेशर लाइंस। ये दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3, ठीक है, एंड दिस इज P4, राइट।
ये 4 कांस्टेंट प्रेशर लाइंस मैंने मतलब ड्रॉ कर लिए हैं, इससे थोड़ा ना डायग्राम ड्रॉ करना आसान रहेगा। क्लियर है? अब क्या चीज है यहां, दिस इज अवर स्टेट 1, बॉयलर से ये सैचुरेटेड वेपर बाहर निकल रहा है, दिस इज अवर स्टेट 1। ध्यान रहे, हम जब रीजनरेशन की बात करते हैं तब हम स्टीम को सुपरहीट नहीं करते, हम टरबाइन के अंदर सैचुरेटेड स्टीम भेजते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड वेपर भेजते हैं। अब मैं इसे एक्सपैंड करा रहा हूं लाइक दैट, ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की है, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। हमने इसे, ये है दिस इज कांस्टेंट प्रेशर P1, ये है P2, ये है P3 और ये है P4। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस मैंने ड्रॉ किए। अब यहां से मैं इसे स्टेट 2 तक एक्सपैंड करा रहा हूं। अब स्टेट 2 तक एक्सपैंड कराया, उसके बाद मैं M1 क्वांटिटी में बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, और जो बची हुई क्वांटिटी है उसे मैं एक्सपैंड कराता हूं। ठीक है, उसे मैं एक्सपैंड कराता हूं। कितनी बची है? 1 माइनस M1 किलोग्राम भी मेरे पास बचा हुआ है, वो मैं एक्सपैंड करा रहा हूं स्टेट 3 तक। ठीक है, प्रेशर P3 तक एक्सपैंड करा रहा हूं। फिर मैं M2 क्वांटिटी, M2 अमाउंट ऑफ स्टीम में बाहर निकलवा लेता हूं। फिर उसके बाद कितनी बची है? 1 माइनस M1 माइनस M2, इतनी स्टीम बची है हमारे पास। ठीक है, फिर बाकी बची हुई स्टीम को हम लोएस्ट प्रेशर P4 तक एक्सपैंड कराते हैं। फिर उसके बाद हम उसे कंडेंसर के अंदर कंडेंस करेंगे, सो इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, फिर हम उसे पंप करेंगे, ये आ गया 0.3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। अब आप आइसेंट्रोपिकली उसे पंप करते हो, इट विल बी अ वर्टिकल लाइन। गौर करने वाली बात यह कि हम पंप कहां तक करा रहे हैं, ये लोएस्ट प्रेशर P4 है, P4 चल रहा है, P4 से P3 पे हम पंप करेंगे। गौर करने वाली बात ये है, ये देख रहे हो फीड वाटर हीटर, एक तरफ से पाइप आ रही है प्रेशर पे P3, इधर से जो प्रेशर आएगा वो भी क्या होगा? P3, जो निकलेगा वो भी क्या होगा? P3। ठीक है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। मैं यहां से वाटर वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज आवर 0.6। अब ये 0.6 पे आप खड़े हो। अब इस 0.6 के अंदर आप यहां से जो M2 किलोग्राम स्टीम आ रही है आप उसे मिलाते हो। जब आप उसके अंदर ये स्टीम M2 किलोग्राम स्टीम जब यहां पे आप मिलाओगे, ये कितना आ रहा है पीछे से? यहां से 1 माइनस M1 माइनस M2। ठीक है, ये भी आपकी बुक के अंदर शायद मेंशन नहीं होगा। तो जब आप इसके अंदर ये M2 किलोग्राम स्टीम मिलाते हो तो क्या होता है? तो जो वाटर है, लिक्विड वाटर है, वो सैचुरेट कर जाता है। सर क्या ये जरूरी है कि वो हमेशा सैचुरेट करेगा? मेरे भाई, हम स्टीम की कैलकुलेटेड वैल्यू ऐड करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू इस तरह से कि जो पानी निकलता है वो सैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो अभी मैं कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो ये आ गया हमारा स्टेट 7। अब उसके बाद स्टेट 7 को आप फिर से पंप करते हो हाई प्रेशर P2 पर। ठीक है, तो मैंने इसे पंप किया, वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये आ गया मेरा 0.8। अब ये 0.8 पर यहां से मैं M1 किलोग्राम ऑफ स्टीम मिला रहा हूं, और ये क्वांटिटी कितनी है ये भी आपकी बुक में मेंशन नहीं होगा, 1 माइनस M1। ठीक है, इतनी क्वांटिटी है। तो इसके अंदर जब मैं ये मिलाऊंगा तो मेरे पास मिलेगी स्टेट 9। ठीक है, स्टेट 9 मुझे मिलेगी, इट इज सैचुरेटेड लिक्विड। फिर मैं इसे, ये स्टेट 9 मिल गई, फिर मैं इसे तीसरे पंप के अंदर पंप करूंगा टू हाईएस्ट प्रेशर। ये आ गया मेरा 0.10। हमने कहा था ना कि जो स्टेट मिलती है हमें पंप के बाद, जो बॉयलर के अंदर जा रहा है, वो मतलब इस बार सैचुरेटेड नहीं है पर उसके पास ही है। ये चीज समझ आ रही है आपको? ठीक है, सो फ्रेंड, दिस इज द टीएस डायग्राम। ये आपको पता होना चाहिए। और एक वार्निंग दे रहा हूं, एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि यहां पर ये जो एस है, ये स्मॉल एस है। दीज आर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पर किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि जब यहां से हम मास M1 बाहर निकाल रहे हैं तो एंट्रोपी घट जाएगी। ठीक है, नहीं मेरे भाई, टोटल एंट्रोपी का मैग्नीट्यूड, अगर आप जो टोटल एंट्रोपी है, दो चीजें होती है, एक होती है एंट्रोपी, एक होती है स्पेसिफिक एंट्रोपी। एंट्रोपी पर किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो देखो अब क्या चीज है कि सपोज करो, सिली एग्जांपल है, 5 kgs, सपोज कीजिए एप्पल्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक तो ये चीज है, और एक है इनका प्राइस, सपोज कीजिए इट इज 100 रुपी, 100 रुपी पर केजी, 100 रुपीज पर केजी, 100 रुपीज पर केजी। जब पर किलोग्राम बात करें, इट इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये टोटल एप्पल्स कितने के हो गए? 500 रुपीज के हो गए, 500। ठीक है,
बट द थिंग इज जब आप इसमें से 1 किलोग्राम एप्पल्स निकाल लेते हो, 1 किलोग्राम एप्पल्स आप निकाल लेते हो, 1 किलोग्राम निकालिए, बचे 4 किलोग्राम, तो उनकी वॉर्थ कितनी होगी? नाउ देयर वॉर्थ इज 400। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि यार एंट्रोपी की वैल्यू तो कम होनी चाहिए ना। नहीं मेरे भाई, ये स्पेसिफिक है। अगर 5 किलो में से 1 किलो एप्पल्स अगर निकाल लोगे तो एप्पल्स का जो रेट है, रेट स्पेसिफिक रेट, ठीक है, कि 1 किलोग्राम एप्पल्स कितने के हैं उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो अभी भी 100 रुपए के ही रहेंगे। समझ आ रही? ठीक है, तो टोटल एंट्रोपी अगर आप देखो तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, 500 से 400 हो गई टोटल, कैपिटल एस। दिस इज स्मॉल एस, स्पेसिफिक एंट्रोपी रेट है ये पर किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस, ये उतना ही रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको, ठीक है। मतलब कभी एग्जाम में या इंटरव्यू में क्वेश्चन एनकाउंटर हुआ, फिर आपको समझ आएगा कि यार ये क्या चीज है। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है। सो फ्रेंड्स दिस इज टीएस डायग्राम। आइए लगे हाथ इसका एचएस डायग्राम भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, एचएस डायग्राम भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। एचएस डायग्राम भी इसी तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर सबसे पहले यहां पे मैंने H ड्रॉ किया, एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, हियर वी हैव स्पेसिफिक एंट्रोपी, ठीक है। उसके बाद ये कर्व में ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पर हमारा कहीं क्रिटिकल पॉइंट होता है, अगेन उसी तरह से ड्रॉ होगा। 4 प्रेशर्स है, चारों प्रेशर्स की मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। सो दिस इज माय P1, दिस इज P2, दिस इज P3 एंड दिस इज P4। ये 4 प्रेशर्स मैंने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो बॉयलर से जो निकल रहा है दैट इज सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। इसे मैं एक्सपैंड कराऊंगा, ये प्रेशर्स भी नोट कर लेता हूं। यहां पे प्रेशर है P1, यहां प्रेशर है P2, यहां है P3 एंड यहां है P4, ठीक है। तो अब यहां पे आप इस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करा रहे हो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये आ गया मेरा 0.2, ठीक है। 1 किलोग्राम हम एक्सपैंड करा रहे हैं स्टीम, फिर हम उसमें से m1 किलोग्राम बाहर निकाल लेंगे, बाकी का बचा हुआ हम एक्सपैंड कराएंगे, अगेन इट इज अ वर्टिकल लाइन, दिस इज 0.3। फिर हम m2 किलोग्राम बाहर निकाल लेंगे, फिर बचा हुआ जो है वो हम एक्सपैंड कराएंगे 2.4, ठीक है। और फिर हम उसे कंडेंसर के अंदर कंडेंस कर लेंगे, कितना बचेगा 1 - m1 - m2, ये। अब आप उसे पंप कर रहे हो, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये आ गया मेरा 0.4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ठीक है। अब यहां पे जो स्टीम निकल रही है, अब मैं उसे इसमें मिलाऊंगा, तो जो मिलाओगे तो लिक्विड सैचुरेट हो जाएगा, इट विल गिव अस 7, ठीक है। फिर मैं इसे फिर से पंप करूंगा, अगेन इट विल बी अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये 8 पे पहुंचा, फिर 8 पे पहुंच के मैं यहां से जो m1 किलोग्राम स्टीम है उसे यहां पे मिला रहा हूं, तो आई विल गेट 0.9, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड लिक्विड। फिर मैं इसे फिर से पंप करूंगा तीसरे पंप के अंदर, और ये 0.9 के बाद फिर ये मिल रहा है स्टेट 10। फिर मैं इसे कांस्टेंट प्रेशर पे मैं इसे गर्म करूंगा, लाइक दैट। ये चीज समझ आ रहे हैं? यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो क्लियरली मतलब इन डायग्राम से ये चीज नजर आ रही है कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन की वैल्यू अब काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है, ठीक है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन की वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज कर गई, जिसकी वजह से एफिशिएंसी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा एचएस डायग्राम। अब लगे हाथ में ये डायग्राम हमारे सामने, इक्वेशंस भी सारी की सारी मैं डेवलप करवा देता हूं आपको, टरबाइन वर्क की, पंप की, हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्टेड। तो टरबाइन वर्क पहले भी हमने उसकी इक्वेशन लिखी थी, एंड द इक्वेशन इज, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, 1 से लेकर 2 तक वी है 1 किलोग्राम, 2 से 3 तक वी है 1 - m1 किलोग्राम, 3 से लेकर 4 तक वी है 1 - m1 - m2 किलोग्राम, ठीक है। तो इक्वेशन टरबाइन वर्क की इक्वेशन क्या होगी? इट विल बी 1 * h1 - h2 प्लस 1 - m1 किलोग्राम है, और कहां से कहां तक है h2 - h3, ठीक है, प्लस 1 - m1 - m2, इतना मास ऑफ स्टीम है, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इतनी क्वांटिटी एक्सपैंड करिए, और 1 किलोग्राम स्टीम 3 से 4 तक अगर आप एक्सपैंड कराओगे तो कितना वर्क डन होगा? इट विल बी h3 - h4, ये चीज समझ आ रहा है? सो फ्रेंड्स दिस इज अवर टरबाइन वर्क। पंप वर्क कितना होगा? लेट्स राइट डाउन पंप वर्क कितना होगा, ठीक है। सो WP पंप वर्क, वो हमें देखना होगा। अब यहां पे 5 से 6 तक पंप कर रहे हो, ठीक है, 5 से 6 तक पंप कर रहे हो, क्वांटिटी कितनी है? 1 - m1 - m2, 5 से 6 तक पंप कर रहे हो, सो इट इज h6 - h5, ये हमारे पहले पंप का वर्क है।
दूसरा पंप कितनी क्वांटिटी पंप कर रहा है, 1 माइनस M1, ठीक है, 1 माइनस M1 माइनस M2, और ये है M2, दोनों को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, 1 माइनस M1, ठीक है, H8 H7, ठीक है, तो क्या आएगा 1 माइनस M1 H8 माइनस H7, ये प्लस जो आखिरी पंप है वो पूरा का पूरा 1 किलोग्राम पंप करेगा, ठीक है, सो इट इज 1 इंटू H10 माइनस H9, ये चीज समझ आ रहा है फ्रेंड्स, दिस इज अवर पंप वर्क, ठीक है, ये हमारा पंप वर्क है, ठीक, ये सारी क्वेश्चंस आपको खुद लिखनी है तभी समझ आएंगी, बोर्ड पे देख लेने से ऐसे हो जाएगा, बात नहीं बनती, जो भी लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेक्चर खत्म होने के बाद आपको उसे रिवाइज करना है, साथ ही साथ, ये नहीं बाद में, अगला वीडियो देखने से पहले जो भी हम चीजें डिराइव कर रहे हैं, जो डायग्राम्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, बिना किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस के, बिना नोट्स में या बुक्स में देखे, ठीक है, आपको वो डायग्राम्स खुद ड्रॉ करने हैं, ठीक है, तभी चीजें असली समझ आएगी। तो टरबाइन वर्क देख लिया हमने, पंप वर्क देख लिया, अब आइए हम देखते हैं हीट सप्लाई। हीट हमें कितनी सप्लाई करनी है, Q1 हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, यहां पर है स्टेट 10, ये स्टेट 10 है, यहां पर है स्टेट 1 किलोग्राम के लिए कितनी सप्लाई करोगे, इट इज H1 माइनस H10, तो कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है, H1 माइनस H10 ये आ रहा है, नहीं मेरे मुंह से गलती से निकल गया, कोई फर्क नहीं आ रहा है, हीट की जो क्वांटिटी आपको सप्लाई करनी है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना, और हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर कितना आ रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि कंडेंसर के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ स्टीम जा रही है, उस क्वांटिटी ऑफ स्टीम बहुत कम हो गई है, ठीक है, कितनी हो गई है, 1 माइनस M1 माइनस M2, ठीक है, और पर किलोग्राम ऑफ स्टीम कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, इट इज H4 माइनस H5, ये पर किलोग्राम इतनी हीट रिजेक्ट हो रही है, कितनी क्वांटिटी जा रही है, 1 माइनस M1 माइनस M2, ठीक है, सो दिस इज Q2, ये चीज क्लियर है यहां तक, ठीक है, तो ये तो है जो कंडेंसर से जो गर्मी बाहर निकल रही है, एंड व्हेन इट कम्स टू एफिशिएंसी, वी ऑल नो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें मालूम है, इट इज W नेट बाय Q1, या फिर Q1 माइनस Q2 बाय Q1, या फिर क्या आ जाएगा, इट विल बी WT माइनस WP डिवाइडेड बाय Q1, ठीक है, तो कोई सा फॉर्मूला लगा के आप मतलब बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर है यहां तक, ठीक है, तो ये तो था सारा फॉर्मूले जो आप न्यूमेरिकल्स में एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर भी जो इस्तेमाल होने वाले हैं, और यकीनन मतलब टरबाइन के न्यूमेरिकल्स या पंप वर्क के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं डायरेक्टली, मतलब आपको प्रेशर्स वगैरह दे सब कुछ बता दिए, एंथैल्पी बता दी है, और आपसे पूछा जाएगा कि टरबाइन बताइए कितना वर्क प्रोड्यूस कर रही है, यहां तक समझ आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं यहां तक, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे टीएस डायग्राम मिटो दिया है, पर आपकी कॉपीज के अंदर वो प्रेजेंट है, भाई साइड बाय साइड नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स बहुत जरूरी है, ठीक है, तो आपकी कॉपीज के अंदर प्रेजेंट है, तो आप उसमें देखना और निकालना मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, उसकी वैल्यू आप निकालना विद रीजनरेशन कितनी आ रही है, एंड दिस H1 माइनस H10, ठीक है, H1 ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 10 है, डिवाइडेड बाय S1 माइनस S10, डिवाइडेड बाय S1 माइनस S10, ये क्या है, विद रीजनरेशन, और अगर टी मीन की वैल्यू अगर हम पहले देखते, अगर हम बिना रीजनरेशन के अगर हम मतलब देखें वैल्यू, तो क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली, क्या अप्रोक्सीमेटली द वैल्यू वुड हैव बीन H1 माइनस H6, क्योंकि कंडेंसर से बाहर, मतलब बाहर कंडेंसर से कितनी जो निकल रही है गर्मी, ठीक है, जो स्टीम लिक्विड निकल रहा है, हम उसे पंप कर रहे हैं, तो उसकी एंथैल्पी कितनी है, H6, जो पंप से जो स्टीम लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी एंथैल्पी है H6, स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, सो इट इज H1 माइनस H6 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S6, ये चीज, ठीक है, तो अगर आप डायग्राम में कंपेयर करें या अगर आप कैलकुलेट भी करके देखें, तो अब मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इस नए केस में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, एज अ रिजल्ट एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब आपको काफी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है एफिशिएंसी के अंदर,
क्यों? क्योंकि जो मीन टेम्परेचर है विद रीजनरेशन इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द मीन टेम्परेचर विदाउट रीजनरेशन। ठीक है सर, एक बात नहीं समझिए, आप इतने अटक क्यों रहे हो ये सब पढ़ाते हुए? यार एक्चुअली बुक के अंदर ना काफी सारी चीजें मिसिंग है, मतलब उन्होंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख दिया है, मैंने भी लिख दिया है, बुक के अंदर दे रखा है, क्योंकि मुझे वही पढ़ाना है जो बुक में दे रखा है। ठीक है, मतलब यार ये बातें भी ना तुम्हें कभी बड़े होकर समझ आएंगी, सर और कितना बड़ा होंगे। ठीक है यार, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जामिनर या इंटरव्यूअर वही चीज सुनना चाहता है जो बुक में दे रखी है, जो उसे लगता है कि वो सही है। ठीक है, एग्जामिनर या इंटरव्यूअर वो चीज सुनना चाहता है जो बुक में लिखी है, जो उसने बुक में से पढ़ी है और जो उसे लगता है कि सही है। ठीक है, अगर हम अपना ज्ञान झाड़ेंगे तो दो ऑप्शंस है, या तो वो मतलब अगर उसे समझ आ गया कि हम क्या कह रहे हैं तो वो इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और ये भी सिर्फ इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है वो इंप्रेस हो जाए, और अगर उसे नहीं समझ आया तो इंटरव्यू में इतना टाइम नहीं होता कि वो हमसे समझे, तो ठीक है हाँ जाओ अगली बार मिलेंगे और कट। ठीक है ना, तो यार इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम जवाब दे रहे हैं वो उसे ऑलरेडी मालूम हो। ठीक है, हम अपनी बात सही ढंग से कन्वे कर पाए, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। एक्चुअली बुक के अंदर कुछ चीजें मिसिंग है, वो ये कि उन्होंने ना ये कह दिया, ये फॉर्मूला लिखा है ना H6, उन्होंने ये कह दिया कि पंप से निकल रहा है स्टेट 6 पर, और उन्होंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। पर सच्चाई ये है कि पंप से जो निकल रहा है स्टेट 6 पर, इट इज एट वेरी लो प्रेशर। प्रेशर कितना है? P3। ठीक है, एक्चुअल में अगर आप रीजनरेशन नहीं कर रहे तो ये जो पंप होगा ना, ये पंप P3 तक नहीं है, पंप हाईएस्ट प्रेशर तक सीधा एक ही बार में पंप करेगा। सो एंथैल्पी या एंट्रोपी इट विल नॉट बी H6 और S6, इट विल बी समथिंग डिफरेंट, वो कुछ अलग होगी। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, मैं थोड़ा अब जब बात छेड़ ही दी है तो मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बेसिकली क्या चीज है, अभी डायग्राम की शेप कुछ इस प्रकार है, लाइक दैट, इस तरह से। ठीक है, ये पहले पंप के अंदर जा रहा है 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। ठीक है, तो बुक के अंदर क्या है, उन्होंने लिख दिया है अच्छी रिप्यूटेड बुक्स के अंदर भी कि यहां से डायरेक्ट हम गर्म करेंगे, पर सच्चाई है कि अगर आप रीजनरेशन नहीं लगा रहे तो ये जो आपको हाईएस्ट पॉइंट तक आपको पंप करना पड़ेगा, तो 0.6 यहां पर नहीं होगा, 0.6 यहां पर होगा। सो एंथैल्पी ये थोड़ी सी कह रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, थोड़ी सी कह रहा हूं, थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो बुक्स के अंदर इस चीज को, इस वर्क को इग्नोर किया हुआ है। मैं भी शायद इसलिए इग्नोर किया हुआ है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमें उन ऑथर से ज्यादा जानकारी है। ठीक है, पर कई बार क्या होता है कि चीजें कन्वे करना मुश्किल होता है, तो टीचर सोचता है कि इसको छोड़ ही दो। ठीक है ना, मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसे ना करूं। समझ आ रहे हैं यहां तक? तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन की वैल्यू काफी इंक्रीज कर गई है। ठीक है, अब आइए फीड वाटर के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। फीड वाटर का एनालिसिस, और दुनिया का सबसे आसान एनालिसिस है, सबसे आसान। ठीक है, एंथैल्पी जितनी अंदर जा रही है इज इक्वल टू एंथैल्पी जितनी बाहर निकल रही है, खत्म। यही है फीड वाटर का एनालिसिस, और उसके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये फीड वाटर हीटर 1 आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हम उतनी क्वांटिटी ऑफ स्टीम डालेंगे जितनी हमें चाहिए, तो क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे होती है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। यार मुझे लग रहा है कि मुझे ना जो टीएस डायग्राम था, टीएस डायग्राम वो बना ही रहने देना चाहिए था, बिकॉज उसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ रही है हमें। ये आ गया लाइक दैट। सो दिस इज 1, उसके बाद ये है प्रेशर 2, ये प्रेशर 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6 7 8 9 10। ये चीज रफ ड्रॉ कर दिया है, रफ। ठीक है, कोई ये मत बोलना कि कौन सा प्रेशर लाइन सर ये सीधी क्यों है, रफ है ये। ठीक है, तो हीटर 1 की बात कर रहे हैं, पहले हीटर की हम बात कर रहे हैं जो ज्यादा प्रेशर वाला है, उस हीटर की हम बात कर रहे हैं। अंदर स्टीम कितनी आ रही है अंदर? इट इज M1। कुछ नहीं, एंथैल्पी का बैलेंस है, और उसकी एंथैल्पी कितनी है? H2। M1 एंथैल्पी कितनी है? H2 ये अंदर जा रही है, प्लस यहां से एंथैल्पी कितनी आ रही है? 1 माइनस फ्लूइड लिक्विड कितना आ रहा है? 1 माइनस M1, और एंथैल्पी उसकी कितनी है? H8। एंथैल्पी कितनी है? H8 इज इक्वल टू बाहर कितना निकल रहा है? 1 किलोग्राम निकल रहा है, 1 किलोग्राम
और उसकी एंथैल्पी कितनी है H9 ये 1 मल्टीप्लाइड बाय H9। तो आइए इक्वेशन समझ आ गई, कुछ नहीं किया, सिंपली एंथैल्पी का बैलेंस किया, दैट्स ऑल, सिर्फ इतना ही काम किया, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही काम किया हमने, तो क्या आ गया M1H2 प्लस H8 माइनस M1H8 इज इक्वल टू H9। M1 वाली टर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं, M1H2 माइनस H8 इज इक्वल टू H9 माइनस H8, ठीक है। तो M1 की वैल्यू क्या आ गई, H2 माइनस H8 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये चीज। सो फ्रेंड्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ M1। ये कितनी स्टीम की क्वांटिटी कितनी आपको टरबाइन से बाहर निकालनी है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। यही सेम एनालिसिस हम सेकंड फीड वाटर के लिए, सेकंड फीड वाटर हीटर के लिए भी कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज और, एक मतलब बड़ी सिंपल सी चीज है, क्या आप गर्म पानी के अंदर, आप ठंडे पानी में गर्म पानी मिला रहे हो, तो गर्म पानी का टेम्परेचर घट रहा है, ठंडे पानी का बढ़ रहा है। गर्म पानी में से जितनी गर्मी निकल रही है वो सारी की सारी ठंडे पानी के अंदर जा रही है, दैट्स ऑल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गर्म पानी में से जितनी एनर्जी, जितनी गर्मी, जितनी एंथैल्पी निकल रही है वो सारी की सारी ठंडे पानी के अंदर जा रही है, ठंडे पानी की उतनी ही एंथैल्पी बढ़ रही है। क्या कहना चाहता हूं मैं, कि जितनी गर्म पानी की एंथैल्पी घट रही है उतनी ही ठंडे पानी की एंथैल्पी बढ़ रही है, ये चीज, ठीक है। तो वो भी, उसकी भी इक्वेशन आप चाहो तो बना सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन की, ठीक है। अब यहां से जो स्टीम, इस डायग्राम में ये चीज नजर आ रही है कि यहां पे पॉइंट 2 पे आपने M1 किलोग्राम स्टीम आपने निकाल ली, M1, ठीक है। M1 किलोग्राम स्टीम आपने निकाल ली, उस स्टीम का हुआ क्या, उसकी एंथैल्पी डिक्रीज कर गई, ठीक है। कितनी डिक्रीज करी है, पहले थी H2, अब है H9। पहले H2 है और फीड वाटर हीटर से निकलने के बाद कितनी है H9, तो एंथैल्पी का लॉस कितना हुआ, इट इज H2 माइनस H9, ये चीज, H2 ज्यादा है H9 कम है, ठीक है। सो दिस इज द डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी। इतनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो है, ये मतलब जब स्टीम कंडेंस हुई तो इतनी गर्मी उसमें से बाहर निकल गई। कंडेंसेशन तब होती है ना जब गर्मी बाहर निकलती, कोई और चीज गर्मी एब्जॉर्ब कर लेती है। वो सारी गर्मी एब्जॉर्ब किसने करी, वो एब्जॉर्ब करी लिक्विड वाटर ने, और उसका क्या हुआ, वो लिक्विड वाटर पहले 8 पे था, अब वो सैचुरेट होके 9 पे आ गया। फीड वाटर हीटर से बाहर क्या निकलता है, सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। तो जितनी हीट स्टीम के कंडेंस होने में रिलीज हुई इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब करी है 1 माइनस M1 क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वाटर ने, सो 1 माइनस M1, और इसकी एंथैल्पी में कितना फर्क आया, H9 माइनस H8। एंथैल्पी बाद में ज्यादा है, पहले उसकी कम थी, अब वो सैचुरेट हो गया। तो ये बेसिकली हमने एनर्जी को कंजर्व किया, समझ आया, ठीक है। जितनी गर्मी स्टीम में से निकली उतनी गर्मी जो है वो लिक्विड ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। यही सेम इक्वेशन आप चाहो तो सेकंड फीड वाटर हीटर के लिए भी लिख सकते हो, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। यहां पे स्टीम बाहर निकल रही है स्टेट 3 पे, कितनी, M2, ये चीज समझ आ रही। तो M2 क्वांटिटी ऑफ स्टीम कंडेंस हो रही है, और जब M2 क्वांटिटी ऑफ स्टीम कंडेंस होगी तो कितना एंथैल्पी का लॉस होगा, H3 माइनस H7। पहले एंथैल्पी H3 थी, अब कम होके H7 हो जाएगी। ये सारी गर्मी किस में जाएगी, लिक्विड के अंदर। लिक्विड की क्वांटिटी कितनी है, 1 माइनस M1 माइनस M2। चेक कर लो सेकंड हीटर के अंदर कितना पानी जा रहा है, 1 माइनस M1 माइनस M2, ठीक है। तो 1 माइनस M1 माइनस M2, और पानी की एंथैल्पी कितनी बढ़ गई, इट इज H7 माइनस H6, ये चीज। तो एनर्जी के कंजर्वेशन की इक्वेशंस हमने लिखी है। कितना भारी वर्क हम बोल रहे हैं, एनर्जी की कंजर्वेशन की इक्वेशंस कर क्या रहे हैं कि जितनी हीट स्टीम कंडेंस हो रही है, ठंडी हो रही है, उसमें से जो गर्मी निकल रही है वो सारी पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट्स ऑल। बस उसी को हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब आइए लगे हाथ एंथैल्पी का कंजर्वेशन सेकंड फीड वाटर हीटर के लिए भी कर लेते हैं, हीटर 2 के लिए भी कर लेते हैं। हीटर 2 में M2 क्वांटिटी ऑफ स्टीम आ रही है जिसकी एंथैल्पी है H3, ठीक है। तो M2 इंटू H3 प्लस जो लिक्विड उसके अंदर आ रहा है उसकी एंथैल्पी कितनी है, H6। क्वांटिटी है 1 माइनस M1 माइनस M2, सो इट इज 1 माइनस M1 माइनस M2, इतनी क्वांटिटी है और उसकी एंथैल्पी कितनी है, H6, ठीक है, इज इक्वल टू निकल कितनी क्वांटिटी रही है,
इतना पानी जा रहा है, M2 स्टीम जा रही है, तो जोड़ोगे तो कितनी क्वांटिटी निकलेगी, 1 माइनस M1, ठीक है। और इसकी एंथैल्पी कितनी है, जो पानी निकल रहा है उसकी एंथैल्पी है H7, ठीक है, H7 ये चीज, ये। सो दिस इज द एंथैल्पी बैलेंस फॉर सेकंड फीड वाटर हीटर। समझ आ रहा है यहां तक मेरे भाई? सब कुछ बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। डायग्राम वायग्राम खुद बना के देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद इक्वेशंस को मतलब खुद डेवलप करने की कोशिश करना, एक एक चीज बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगी, मेरा तुमसे प्रॉमिस है। ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। अब हमने फीड वाटर की इक्वेशंस हमने लिख ली है, ठीक है। अब ना मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज पढ़ाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा, ठीक है। मैंने आपको ना स्पेशली बताया था कि ये जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, ऐसा करता हूं, दोबारा ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये स्पेसिफिक क्वांटिटीज का था जो हमने पहले ड्रॉ किया, ये स्पेसिफिक क्वांटिटीज के लिए। इसमें सही बताऊं तो चीजें इतने अच्छे से ना क्लियर नजर नहीं आती कि चल क्या रहा है। आइए मैं आपको दूसरा ही डायग्राम दिखाता हूं जिसमें चीजें क्लियर होती हैं कि हाँ यार ये चीज चल रही है। तो अभी पहले वाला डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये था हमारा स्टेट 1, ठीक है। ये उसके बाद एक्सपैंड कराया 2, ये एक्सपैंड कराया 3, ये एक्सपैंड कराया 4, ठीक है। यहां से ये आ गया 5, फिर पंप से 6, फिर ये आ गया 7, ये आ गया 8, ये आ गया 9 एंड दिस इज 10। ये पहले वाला डायग्राम, ठीक है, जो ये मैंने ड्रॉ किया स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक दिस टेंपरेचर, दिस इज एंट्रोपी, ठीक है, टीएस डायग्राम। अब यहां पर मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, टेंपरेचर, ठीक है, एंड हियर वी हैव कैपिटल एस, कैपिटल एस। अब यहां पे मैं टोटल एंट्रोपी ड्रॉ कर रहा हूं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब यहां पे क्या है एक्चुअली, 1 किलोग्राम स्टीम हम एक्सपैंड कराते हैं। टरबाइन के अंदर कितनी आ रही है स्टीम, कितनी आ रही है बॉयलर में से, इट इज 1 किलोग्राम, ठीक है। आप एक्सपैंड कराते हो तो ये स्टेट 2 तक पहुंच गए। अब आप M1 क्वांटिटी ऑफ स्टीम बाहर निकाल लेते हो। अब यहां पर स्पेसिफिक एंट्रोपी नहीं है, यहां पर टोटल एंट्रोपी है कि अब कितनी एंट्रोपी बची। तो जो एंट्रोपी बची है टोटल एंट्रोपी है, ठीक है। ये टोटल एंट्रोपी क्या होता है, इट इज मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक एंट्रोपी, दिस इज टोटल एंट्रोपी, ठीक है। तो एंट्रोपी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी ये, तो ये आ गया 0.2 डैश, ये चीज, ठीक है। अब आप इस स्टीम को एक्सपैंड कराते हो यहां से यहां तक, किस पॉइंट तक, 3 डैश तक, क्लियर है। उसके बाद आप फिर से कुछ स्टीम बाहर निकाल लेते हो। जब कुछ स्टीम बाहर निकालोगे तो फिर से जो बची हुई टोटल एंट्रोपी है वो फिर से डिक्रीज कर जाएगी एंड सपोज कीजिए नाउ इट इज 3 डबल डैश, ठीक है। अब फिर आप इसे एक्सपैंड कराते हो, ये जाता है 4 डबल डैश तक। हो सकता है आपकी बुक में 4 डैश लिखा हो, ठीक है, पर सिमेट्री बनाने के लिए 3 डबल डैश से 4 डबल डैश, मैंने इसे 4 डबल डैश कर दिया। अब मैं इसे कंडेंसर के अंदर भेज रहा हूं, कंडेंसर के अंदर ये चीज, ये, ठीक है। अब फिर उसी तरह से हम इसे पंप करेंगे, फीड वाटर हीटर में मिक्स करेंगे, फिर पंप करेंगे, फिर फीड वाटर हीटर में मिक्स करेंगे, फिर पंप करेंगे, फिर ये बॉयलर के अंदर चला जाएगा, लाइक दैट। सही बताऊं तो इस डायग्राम के अंदर एक्चुअल सिचुएशन हमें नजर आती है। ये चीज समझ आ रही है क्यों? जो आइडियल रीजनरेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको याद होगा डायग्राम की शेप कैसे आ रही थी, यहां पर भी एक कर्व आ रहा था, यहां पर भी एक कर्व आ रहा था, याद है? जो आइडियल वाला डायग्राम पढ़ाया था उसमें यहां पर भी एक कर्व था, यहां पर भी एक कर्व था, ठीक है। अब सिचुएशन पता है क्या है? सिचुएशन ये कि यहां पर हमने रीजनरेशन सिर्फ 2 बार की है। अगर हम 3 बार करेंगे तो यहां पर जैसे ये 2 स्टेप्स आ रहे, ठीक है, ये पहला स्टेप फिर दूसरा। अगर 3 बार रीजनरेशन करोगे तो 3 स्टेप्स आ जाएंगे और रीजनरेशन बढ़ाओगे 4 5 6। अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स रीजनरेशन करो, अगर इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, तो डायग्राम पता है कैसा होगा? दिस इज टी, दिस इज कैपिटल एस। तो डायग्राम कैसा होगा? यहां पर भी ढेर सारे स्टेप्स आ गए, यहां पर भी ढेर सारे स्टेप्स आ गए, लाइक दैट, इस तरह से, ये चीज इस तरह, ठीक है। और आपको नहीं लगता कि जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे तो ये जो कर्व्स आएंगे ये इस तरह से शेप ले लेंगे? समझ आ रहा है? ठीक है। तो जो अगर आप रीजनरेशन का प्रयोग अगर इनफाइनाइट टाइम्स करोगे तो ये जो स्टेप्स है ये स्मूथ होते चले जाएंगे, छोटे छोटे होते चले जाएंगे। अगर इनफाइनाइट टाइम्स अगर आप इस तरह से स्टेप्स ड्रॉ करो, यू विल गेट अ कर्व, आपको एक कर्व मिलेगा, लाइक दिस, इस तरह से, यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है।
और जो हमारे ये रीजनरेशन विद फीड वाटर हीटिंग है, ये अप्रोक्सीमेट कर जाएगा हमारे आइडियल जो रीजनरेटिव साइकिल है उसको। एंड दैट्स व्हाई मतलब ये जो रीजनरेटिव फीड वाटर हीटिंग है, अगर इसका इन प्रयोग इनफाइनाइट बार करें, इसे कार्नोटाइजेशन, क्या बोल रहा हूं, कार्नोटाइजेशन ऑफ रेनकाइन साइकिल भी बोलते हैं। उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है, कोई किसी बच्चों से पूछोगे ना कि इनफाइनाइट टाइम्स रीजनरेशन का प्रयोग किया तो कार्नोटाइजेशन ऑफ रेनकाइन साइकिल हो जाता है, ऐसा क्यों, इसे ऐसा क्यों बोलते हैं? किसी का जवाब है सर एक्चुअली ना रेनकाइन साइकिल कार्नोट साइकिल को अप्रोक्सीमेट करने लगता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या चीज है, ऐसे में इस साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर पहुंच जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, जो रीजनरेशन है, इट इज कॉल्ड कार्नोटाइजेशन ऑफ रेनकाइन साइकिल। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। और इसमें ना क्लियरली ये चीज नजर आ रही है कि जब आप यहां से जब आप गर्मी निकालते हो तो क्या यहां पर आप देख रहे हो ये हीट का लॉस हो रहा है, ये हीट का लॉस हो रही है। कुछ याद है? दिस इज टीएस डायग्राम, किसी कर्व के नीचे का एरिया, ये हीट इंटरेक्शन, अब यहां एंट्रोपी घट रही है तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये सारा हीट का लॉस हो रहा है। उसके बाद फिर से आपने कुछ स्टीम बाहर निकाल ली, फिर से ये हीट का लॉस हो रहा है, ये हीट का लॉस हो रहा है, ठीक है। इसमें सबसे गौर करने वाली बात ये बात तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं, पर एक गौर करने वाली बात ये कि एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, ठीक है, बाय द साइकिल। ये जो साइकिल आपको नजर आ रही है, साइकिल क्या होता है, जहां से चले घूम फिर के वहीं पहुंच गए, ठीक है। तो ये जो एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल है, इसके एरिया की वैल्यू डिक्रीज कर गई है, यानी कि नेटवर्क प्रोड्यूस्ड पर किलोग्राम ऑफ स्टीम, नेटवर्क प्रोड्यूस्ड, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर गई है, ठीक है। मतलब आपको अब पहले जितना वर्क, टोटल वर्क पहले जितना प्रोड्यूस हो रहा था, अगर उसको प्रोड्यूस करने के लिए अगर स्टीम को सर्कुलेशन रेट सपोज करो अगर 100 kg था, 100 kg, तो अगर अब भी आपको उतना ही वर्क प्रोड्यूस करना है तो आपको स्टीम का सर्कुलेशन रेट बढ़ाना पड़ेगा। सपोज कीजिए नाउ इट विल बी 120 kgs, पहले 100 kg स्टीम से काम चल रहा था, अब 120 किलोग्राम स्टीम चाहिए, ठीक है, यानी कि बॉयलर का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉयलर का साइज बड़ा हो जाता है, यानी कि इनिशियल कॉस्ट बढ़ रही है, पर बॉयलर को चलाने के लिए जो हीट चाहिए, जो कोयला चाहिए, ठीक है, जो एक्सपेंसेस है, जो रनिंग कॉस्ट है आपकी, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ रही है, साइकिल का हीट रेट जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ रही है, गर्मी जो चाहिए साइकिल को चलाने के लिए वो डिक्रीज कर रही है। ये चीज समझा, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब इसके अंदर आपको एक्चुअल में पता चलता है, ये जो पहले वाले डायग्राम जो ड्रॉ किए वो तो मतलब धोखा सा है, एक्चुअल डायग्राम ये वाला है जिसके अंदर आपको चीजें नजर आती है। द ओनली डिफरेंस इज, पहला जो डायग्राम था वो स्पेसिफिक एंट्रोपी थी, यहां पर टोटल एंट्रोपी की बात हो रही है, टोटल की एक्चुअल में क्या चल रहा है यहां पे आपको वो चीज इस डायग्राम के अंदर नजर आती है, ठीक है, कि यहां पर 1 किलोग्राम गया, यहां पर आपने m1 किलोग्राम निकाल लिया, यहां पर आपने m2 निकाल लिया, और यहां पर कितना जा रहा है 1 माइनस m1 माइनस m2। कम क्वांटिटी ऑफ स्टीम कंडेंसर में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो उससे कंडेंसर का साइज भी छोटा हो जाता है। ये चीज फ्रेंड्स, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है, सारा कुछ आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो एक बार इस वैसे में सारा कुछ बता चुका हूं, तो एडवांटेजेस मैं समराइज कर देता हूं आपको, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ रही है, रनिंग कॉस्ट कम होगी, हीट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्क प्रोड्यूस्ड पर किलोग्राम ऑफ स्टीम कम हो रहा है, 1 किलोग्राम स्टीम जो वर्क प्रोड्यूस कर रही है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी ऑफ स्टीम चाहिए होगी, तो बड़े साइज का बॉयलर चाहिए होगा, पर उस बड़े साइज के बॉयलर को चलाने के लिए कोयला हीट कम चाहिए होगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है, एक ही बार पैसा लगेगा, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा आएगी, रनिंग कॉस्ट कम आएगी। ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर जो कंडेंसर है, कंडेंसर का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इज कि अगर रीजनरेशन, ये जो रीजनरेशन का कंसेप्ट अगर आपने एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर लगा दिया, बॉयलर पुराना इस्तेमाल कर रहे हो, टरबाइन नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, बॉयलर पुराना ही चल रहा है जो थोड़ी स्टीम बना रहा था, ठीक है, तो होगा पता है क्या, पावर कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है, पावर कम प्रोड्यूस होगी क्योंकि स्टीम उतनी बन रही है और पर किलोग्राम स्टीम वर्क आउटपुट कम हो गया, ठीक है। तो पावर प्रोड्यूस कम होगी, पर सच्चाई की खर्चा, क्योंकि रीजनरेशन यूज कर रहे हो,
एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगी, खर्चा बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाएगा। ये चीज समझ आ रही, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं जानता हूं कि रीजनरेशन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को मतलब दिक्कत रहती है। आपको समझ आया नहीं आया, कैसा लगा आपको ये लेक्चर, प्लीज नीचे कमेंट्स में आपको जरूर मेंशन करना है। मतलब मैं हमेशा ही, मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का, और आपका एक एक कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूं, ठीक है। मेरी शायद मैं उसका रिस्पॉन्स डालूं या ना डालूं, पर आपका एक एक कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था रेनकाइन साइकिल विद रीजनरेशन। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, नीचे कमेंट्स में आपने जरूर मेंशन करना है, और हम जल्दी ही मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।